क्वेश्चन है 1 नंबर। लेखक की स्पीडवाना की बात करते हैं। लेखक की स्पीडवाना की बात करते हैं। स्पीडवाना का स्वरूप क्या है? श्रम और जाति प्रथा का आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ओके, चलिए इसका आंसर जानते हैं। लेखक उत्तर: लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसे विडवाना कहते हैं। विडवाना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गए? तो क्वेश्चन को नोट करके फेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यह भी क्वेश्चन जरूरी है। तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना है। क्या? तो जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि जाति प्रथा का दूसरा ही रूप है। जातिवाद समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार यानी गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दी जाती है। क्या ये बात गलत है? हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। क्या? भले ही वो पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो, भले ही उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाया भी होगा। क्या ये बेकार बात है ना? जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे से व्यक्ति दक्ष हो जाता है और अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहृत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? आपत्तियाँ बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियाँ उठाई हैं जो चिंतनीय है। लेखक की दृष्टि में जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य का स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है। ओके, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि या इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रखता है। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक है जाति प्रथा ना, आर्थिक पहलू। ओके, इतना लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सेम इसको ऐसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। चलो श्रम विभाजन के लिए और लिख सकते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की संभावित प्रेरणा, रुचि और आत्मविश्वास को दबा देती है। क्या दबा देती है? साथ ही असामयिक नियमों को जकार या निष्क्रिय बनाती है, मतलब उसे खत्म कर दिया। ओके, कहने का मतलब यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का संभावित रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसके बारे में लिख देंगे कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का संभावित रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से अपने बपावट काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए संभावित रूप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है, भले ही पेशे अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाएगा। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तानकर निरंतर विकास और अक्सर परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा भारत को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशे ना हो। इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। समझ गए? ओके, लिखेंगे 2003 पढ़ गया। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य का व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस यहाँ काम करने वाले को न दिल लगता है न ही दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अतः अनिवार्य रूप से सिद्ध हो जाता है। आर्थिक पहलू भी जाति प्रथा का हानिकारक प्रथा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
बहुत इम्पोर्टेंट। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं की जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो जाति प्रथा के कारण श्रमिक को असामूहिक विभाजन हो गया है। आपस में उच्च नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुनः पेशे अपनाया जा पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होती है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है, मतलब आपको आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा जब तक जाति प्रथा रहेगा। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये बताओ कौन लाइक शेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसको। अब इसमें और लिखना है, ठीक है, या इतना भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आत्मा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? जो लेखक है वो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, सब जरूरी है ना, समझ जाएंगे सब इजी हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। ऐसे परीक्षा में लिखना है, उसके बाद नंबर डाल के 1 नंबर 2 नंबर आपको लिखना है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व भावना की दृष्टि होनी चाहिए। समाज में इतनी गतिशील बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर दूसरे छोर तक संचालित हो सके। समाज में बहुविधि हितों का सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सघन रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाधक संपर्क के अनेक साधन पर आवश्यक उपलब्ध होना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, मतलब बोल रहा है कि इन गुणों के विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र की जगह हमारा देश होना चाहिए। ओके, चलिए इतना लिख देंगे, आपको अच्छा सा नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए ओके, बाय।